देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सदर एसडीओ राजीव कुमार ने अपने सभा कक्ष में अपराध गोष्ठी का किया बैठक और उपस्थित थानाध्यक्षों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मधेपुर के फकीरना टोल में एक देशी शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौके से एक तस्कर फरार, बेजा न्यायिक हिरासत में। डीएम अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में 24 दिव्यांग लाभुकों को बैटरी ट्राईसाइकिल एवं 35 लाभुकों के बीच कंबल का किया गया वितरण। राजनगर के पिलकवाड़ पंचायत में हेल्थ स्क्रीनिंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रशिक्षु आईएएस पार्थ गुप्ता जयनगर में प्रखंड सह अंचल पदाधिकारी के रूप में देंगे अपना योगदान। मधुबनी भाजपा कार्यालय में सांसद डॉक्टर अशोक यादव समेत भाजपा नेताओं की उपस्थिति में हुई 2024 की पहली बैठक। अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी सदर एवं अपर अनुमंडल पदाधिकारी पार्थ गुप्ता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के आयोजन हेतु ब्रीफिंग बैठक का हुआ आयोजन। और जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के वार्ड नंबर 6 विद्यानगर निवासी व्यवसायी संतोष कुमार चौधरी उर्फ सोनी की पुत्री आस्था कुमारी एयर होस्टेस पद पर नियुक्त होने पर इलाके में हर्ष का माहौल। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के द्वारा अपराध गोष्ठी बैठक अपने कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को आयोजन की गई। बैठक में सदर अनुमंडल के सभी अंचल पुलिस निरीक्षक तथा थानाध्यक्ष उपस्थित हुए। एसडीपीओ राजीव कुमार ने बैठक में कई दिशा निर्देश भी दिए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के द्वारा अपराध गोष्ठी बैठक अपने कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक में सदर अनुमंडल के सभी अंचल पुलिस निरीक्षक तथा थानाध्यक्ष उपस्थित हुए। एसडीपीओ राजीव कुमार ने बैठक में कई दिशा निर्देश दिया। एसडीपीओ राजीव कुमार ने सभी थानाध्यक्षों को आदेश करते हुए कहा कि ठंड के मौसम में घने कोहरे लगना शुरू हो गया है, जिससे सभी थाना की पुलिस अपने अपने क्षेत्र में रात्रि गश्ती एवं रोको टोको अभियान को तेज करे। उन्होंने कहा कि अपराध के मुख्य अपराधी जैसे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पॉक्सो, अनुसूचित जाति जनजाति के लंबित कांड में फरार चल रहे अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। कहा कि थाना के दागियों का जांच थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी ससमय करे। वहीं प्रत्येक माह के सभी थाना अध्यक्ष को सीसीए 3 के तहत कम से कम 2 प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देश दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय, डीएमसीपी, ग्राम मुख्यमंत्री कार्यालय, मानवाधिकार आयोग से प्राप्त परिवादवाद एवं सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त परिवाद पर तुरंत कार्रवाई करे। एसडीपीओ ने कहा कि थाने में आए जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों से सम्मानपूर्वक व्यवहार करे एवं उनके समस्याओं को सुने और समस्याओं का तुरंत निष्पादन करे। कहा कि भूमि विवाद से संबंधित सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करे और विवादों को जल्द निराकरण करे तथा गुंडा परेड मासिक रूप से चौकीदार परेड साप्ताहिक कराने का निर्देश दिया। वहीं निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान माह में प्रतिवेदित कांड से 2.5 गुना कांडों का निष्पादन में तेजी लाए, अन्यथा बैठक में उपस्थित होने पर एक भी कांड पेंडिंग पाया गया तो उन थानाध्यक्ष पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नगर थाना के एसएचओ राजा
पंडौल एसएचओ शंकर दास, रहिका एसएचओ राजकिशोर प्रसाद, राजनगर एसएचओ अरविंद कुमार, खजौली एसएचओ सुरेंद्र पासवान आदि एसएचओ शामिल हुए। हमारा अनुमंडल स्तरीय जो मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी होती है वो बैठक की जा रही है। संबंधित सभी थानाध्यक्ष उपस्थित हैं और सर्किल इंस्पेक्टर भी आए हुए हैं। हम लोग जो है कि पिछले महीने में जो भी अपराध की घटनाएं हुई उनकी समीक्षा की जा रही है और निर्देश दिया जा रहा है कि किस तरह से अपराधों को डिटेक्ट किया जाए। विशेष रूप से अभी ठंड के मौसम को लेकर हम लोगों ने निर्देश दिया हुआ है कि जो गश्ती है रात्रि गश्ती वो नियमित रूप से हो, उसका मॉनिटरिंग स्वयं थानाध्यक्ष करेंगे और समय समय पर खुद भी गश्ती में निकलेंगे ताकि अगर इस तरह के कोई मिसक्रिएंट जो है कि चूहा का या इस तरह के फॉग का फायदा उठा के कुछ करना चाहे तो उसको रोक लगाई जा सके। केस जो लंबित रहती है उस मामले क्या निर्देश दिया? केसों का रिव्यू किया जा रहा है और यह है कि लंबित जो भी केस हैं वो मुख्यालय द्वारा एक निर्देश दिए जो कुछ केसेस 60 दिनों में और कुछ 90 दिनों में उसका रिव्यू करके जो भी पेंडिंग है उसको डिस्पोज कराने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के फकीरना टोल से एक देशी शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के फकीरना टोल से एक देसी शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जबकि शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार तस्कर की पहचान फकीरना टोल निवासी छुतहरू मुखिया के पुत्र तुखन मुखिया के रूप में हुई है, जिसके घर से तलाशी के दौरान 3 लीटर देसी शराब पुलिस ने बरामद किया है। वहीं भेजा थाना निवासी विनय सदाई के पुत्र विजय सदाई पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उसके घर की तलाशी ली गई तो 8 लीटर देसी शराब, एक प्लास्टिक का थैला बरामद हुआ। फरार विजय सदाई के खिलाफ भेजा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और आगे की कार्रवाई जारी है। यह कार्रवाई भेजा थाना एएसआई राजकुमार सिंह ने पुलिस बल के सहयोग से किया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी बुनियाद केंद्र पर 24 दिव्यांग लाभुकों को बैटरी ट्राईसाइकिल दिया गया। साथ ही 35 लाभुकों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में वितरण कार्य बेनीपट्टी अनुमंडलीय बुनियाद केंद्र में किया गया। बेनीपट्टी अनुमंडल के 40 लाभुकों को कॉल करके बुलाया गया, जिसमें 24 लाभुक ट्राईसाइकिल लेने आए। वितरण एडीएसएस आशीष अमन एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। वितरण के पहले लाभुकों को ट्राईसाइकिल चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसके पश्चात ट्राईसाइकिल वितरण किया गया। ठंड एवं शीतलहर को देखते हुए लाभुकों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजनगर ब्लॉक के पिलखवाड़ पंचायत में हेल्थ स्क्रीनिंग कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। इसमें गांधी फेलो स्वर्णाभा बयाल ने वार्ड 3 आंगनबाड़ी संख्या 215 में आरबीएसके टीम के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनगर ब्लॉक के पिलखवाड़ पंचायत में हेल्थ स्क्रीनिंग कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें गांधी फेलो स्वर्णभा बयाल ने वार्ड 3 आंगनबाड़ी संख्या 215 में आरबीएसके टीम के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस स्वास्थ्य शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सही सलाह देना, उनकी स्वास्थ्य जांच करना और उन बच्चों की वर्तमान स्वास्थ्य की देखभाल करना था जो आंगनबाड़ी में है। बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी यह सम्मति केंद्र सरकार की योजना के पीछे है। इस शिविर में आंगनबाड़ी से अधिक 20 बच्चों का स्क्रीनिंग, जांच और सलाह दी गई। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, डॉक्टर डी.के. निराला, एएनएम सोनम कुमारी, कर्मचारी बेलेचन पोल ने स्क्रीनिंग और सलाह दी। प्रमुख श्री भगेश्वर यादव मौजूद थे। साथ ही स्थानीय लोगों के साथ सेविका आभा कुमारी, सहायिका रामदाई देवी आंगनबाड़ी में मौजूद थी और इस अभियान में हमारा समर्थन किया। पीरामल फाउंडेशन से नीता मारंडी, गांधी फेलो रितिका सिंह और मुदित पाठक ने इस घड़ी में समर्थन दिया और घटना को सौंदर्यपूर्णता से सजाया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम,
बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। शुक्रवार को जयनगर प्रखंड कार्यालय जाने वाले सभी रास्ते पर सफाई कर्मियों के माध्यम से सफाई कराया जा रहा है। लोगों की माने तो IAS अधिकारी के आने से प्रखंड व अंचल कार्यालय बिचौलिया से मुक्त होगा एवं बिना पैसा सही काम ससमय किया जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारी के रूप में पार्थ गुप्ता सोमवार से जयनगर प्रखंड सह अंचल पदाधिकारी के रूप में योगदान देने जा रहे हैं। IAS पदाधिकारी के आगमन को लेकर अधिकारी एवं कर्मी बीते कई दिनों से अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। प्रशिक्षु IAS अधिकारी के योगदान देने से पूर्व प्रखंड सह अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मी बीते कई दिनों से परेशान दिख रहे हैं, तो प्रखंड व अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने वाले बिचौलिया अभी से अपना रास्ता बदल रहे हैं। सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों कार्यालय का साफ सफाई एवं पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय जाने वाले सभी रास्तों पर सफाई कर्मी के माध्यम से सफाई कराया जा रहा है। लोगों की माने तो IAS अधिकारी के आने से प्रखंड व अंचल कार्यालय बिचौलियों से मुक्त होगा एवं बिना पैसा सही काम ससमय किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रखंड के सभी 15 पंचायतों के विभिन्न वार्डों में वर्तमान में नल जल योजना की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए पदाधिकारी विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर रहे हैं। प्रखंड के अधिकांश पंचायतों में नल जल योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा के अलावे अन्य योजनाओं में अनियमितता की लंबी शिकायतें को IAS अधिकारी को देने के कतार में खड़े हैं। सोमवार को योगदान देने से पूर्व कार्यालय के आसपास के इलाके में साफ सफाई करते हुए देखा गया।
आपको बता दें कि प्रशिक्षु IAS अधिकारी पार्थ गुप्ता जयनगर नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक योगदान दे चुके हैं। इस क्रम में उन्होंने शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण को लेकर व्यापक अभियान चलाया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। डॉक्टर अशोक यादव दिनांक 5 जनवरी 2024 को नव वर्ष के प्रथम बैठक को भारतीय जनता पार्टी नवनिर्मित जिला कार्यालय पर पार्टी के अध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में एवं मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव की उपस्थिति में जिला पदाधिकारी मंडल अध्यक्षों मंच मोर्चा का अध्यक्ष प्रकोष्ठ के संयोजकों विधानसभा प्रभारी विधानसभा संयोजक एवं लोकसभा संयोजकों के साथ अत्यधिक आवश्यक एवं कार्यकारी बैठक की गई। नव वर्ष के प्रथम बैठक को भारतीय जनता पार्टी नवनिर्मित जिला कार्यालय पर पार्टी के अध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता एवं मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव की उपस्थिति में जिला पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष मंच मोर्चा का अध्यक्ष प्रकोष्ठ के संयोजक विधानसभा प्रभारी विधानसभा संयोजक एवं लोकसभा संयोजकों के साथ अत्यधिक आवश्यक एवं कार्यकारी बैठक की गई। बैठक का संचालन जिला महामंत्री देवेंद्र यादव ने किया। बैठक की शुरुआत से पहले सभी कार्यकर्ता नेता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि कर दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत में सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि यही वह देश है जहां के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास 15 पैसा पहुंचता है। यही वह देश है जहां के प्रधानमंत्री DBT के माध्यम से किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2000 अगर भेजते हैं तो डायरेक्ट किसानों के खाते में वह पैसा क्रेडिट हो जाता है। वहीं जिला प्रभारी के रूप में आए हुए अर्जुन सहनी ने पूर्व विधान परिषद सदस्य कार्यकर्ताओं से PM विश्वकर्मा योजना में जिले से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो इस बात पर उन्होंने जोर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधान परिषद सदस्य एवं पूर्व के जिला अध्यक्ष घनश्याम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को कमर कस लेने के लिए आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है एक तरह से धर्म युद्ध है। एक तरफ राम को मानने वाले हैं तो दूसरे तरफ राम को न मानने वाले हैं, लेकिन राम को मानने वालों की संख्या बड़ी है। इस बात पर आशा ही नहीं विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से देश में पूरा नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। वह पार्टी के सभी संकाय के पदाधिकारी प्रभारी सहयोगी को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष श्री झा ने कार्यकर्ताओं से मोदी गारंटी वाले रथ और विकसित भारत संकल्प यात्रा में अधिक से अधिक सहभागिता लेने के लिए आग्रह किया। जिला अध्यक्ष शंकर झा ने बताया कि देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं वह करते हैं। उनके कथन और करनी दोनों एक जैसा है। कार्यक्रम में जिला महामंत्री प्रमोद सिंह, ज्योति नारायण मंडल, कन्हैया गुप्ता, कुंदन कुमार सिंह, संजीव कुमार, बादल मोहन कुमार चौधरी, नरेश यादव, दीपक यादव, जीवस मंडल के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार एवं अपर अनुमंडल पदाधिकारी पार्थ गुप्ता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय सह मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के आयोजन हेतु ब्रीफिंग बैठक का आयोजन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी सदर एवं अपर अनुमंडल पदाधिकारी पार्थ गुप्ता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय सह मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के आयोजन हेतु ब्रीफिंग बैठक आयोजन किया गया। सभी संबंधित गश्ती एवं स्टैटिक दंडाधिकारी के साथ केंद्राधीक्षकों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक,
बाटा शोरूम के सामने मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के वार्ड नंबर 6 विद्यानगर निवासी व्यवसायी संतोष कुमार चौधरी उर्फ सोनी की पुत्री 18 वर्षीय आस्था कुमारी एयर होस्टेस पद पर नियुक्त होने पर इलाके में हर्ष का माहौल बना हुआ है। की पुत्री आस्था कुमारी उम्र 18 एयर होस्टेस पद पर नियुक्त होने पर इलाके में हर्ष का माहौल बना हुआ है। आस्था कुमारी के पिता संतोष कुमार चौधरी जयनगर में जनरल स्टोर चलाते हैं। माता आरती देवी गृहिणी है। आस्था कुमारी का एक छोटा भाई बासु कुमार चंडीगढ़ में BCA की पढ़ाई कर रहा है। जयनगर के एक साधारण परिवार में जन्मी आस्था कुमारी इंडिगो कंपनी में एयर होस्टेस पद पर नियुक्त होने पर इलाके के लोगों में हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। आस्था कुमारी जयनगर के डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए देहरादून हिमालयन यूनिवर्सिटी गई। वहां से उन्होंने एयर होस्टेस की पढ़ाई पूरी की। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद रामलला के दर्शन करने को लेकर शुक्रवार को RSS से जुड़े लोगों ने घर घर जाकर लोगों को अक्षत दिया। अरविंद तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता श्याम किशोर सिंह, हरिश्चंद्र नायक, प्रवीण कुमार समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने बीते 1 जनवरी से कमला रोड राम जानकी मंदिर प्रांगण से समूह बनाकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न मोहल्ला में रामलला के दर्शन के लिए निमंत्रण दिए। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद रामलला के दर्शन करने को लेकर शुक्रवार को RSS से जुड़े लोगों ने घर घर जाकर अक्षत पहुंचाया। अरविंद तिवारी के नेतृत्व में संघ कार्यकर्ता श्याम किशोर सिंह, हरिश्चंद्र नायक, प्रवीण कुमार सिंह, पवन गुप्ता, वार्ड पार्षद मोहन कुमार राय एवं रवि कुमार समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने बीते 1 जनवरी से कमला रोड राम जानकी मंदिर प्रांगण से समूह बनाकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न मोहल्ला में राम लल्ला के दर्शन के लिए निमंत्रण दे रहे हैं।
श्याम किशोर सिंह ने बताया कि सनातन धर्म से जुड़े लोगों को अक्षत निमंत्रण देकर 22 जनवरी को अपने घरों के आसपास के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद शाम में अपने घरों पर भव्य दीपावली का आयोजन करें। उन्होंने लोगों से कहा कि 24 जनवरी बाद अपनी सुविधानुसार अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन जरूर करें। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 15 जनवरी तक चलेगा। शहरी क्षेत्र में चित्रगुप्त कॉलोनी, भेलवा टोला, पटना गद्दी रोड, खरगा रोड, ब्लॉक रोड के अलावे विद्यानगर में घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। 5 जनवरी को शुक्रवार के दिन मिथिला वाहिनी के झंझारपुर जिला इकाई की बैठक हनुमान मंदिर प्रखंड कार्यालय झंझारपुर परिसर में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रमुख झंझारपुर राजकुमार मंडल ने किया। मिथिला वाहिनी लगातार मिथिला की संस्कृति भाषा को बचाने, उसके संरक्षण, संवर्धन और उसे आम जनों के बीच जागरूक करने की दिशा में कार्य कर रही है। साथ ही आम जनमानस को होने वाले विभिन्न प्रकार के समस्या के समाधान हेतु प्रयास करती है। इन सब विषयों के साथ संगठन के अन्य गतिविधियां को आगे बढ़ाने की दिशा में शुक्र दिन मिथिला वाहिनी के झंझारपुर जिला इकाई की बैठक हनुमान मंदिर प्रखंड कार्यालय झंझारपुर परिसर में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रमुख झंझारपुर श्री राजकुमार मंडल ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक श्री मिहिर कुमार झा महादेव ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को आने वाले समय में संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही इन कार्यों में आम जनमानस को जोड़ने तथा उन्हें मिथिला वाहिनी के उद्देश्य की जानकारी देने पर बल दिया। जिला प्रमुख श्री राजकुमार मंडल ने अभी तक संगठन के द्वारा जिला में किए गए संगठनात्मक कार्यों की जानकारी दी तथा साथ उन्होंने बतलाया कि मकर संक्रांति के अवसर पर रविवार को जिला कार्यकर्ता मिलन सह खिचड़ी भोज कार्यक्रम बजरंगबली मंदिर बेलराही झंझारपुर परिसर में किया जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से उस दिन 11 बजे पहुंचने का आग्रह किया है। कार्यक्रम को उपस्थित अन्य सहयोगी एवं कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया, जिसमें प्रमुख रूप से श्री रामलाल तांती, योगेंद्र मंडल, संजीव कुमार ठाकुर, भरत दास, श्रवण ठाकुर, रमन जी ठाकुर शामिल थे। निर्भर के मान लिया नारा दै छै तऽ हमर सबके ई कथन है कि मिथिला पहले से आत्मनिर्भर छै, ओकरा कनी हम सब जे बीच में धूल गर्दा माटि लागि गेलै ओकरा कनी साफ सुथरा करी। और मिथिला नारी सशक्तिकरण पहले से मिथिला के नारी सशक्त छै, एहि दुआरे कि मिथिला में सीताजी जन्म लेलखिन, ओ परिचय देलखिन, ओ धनुष उठा के सबल छलखिन, तब ओ धनुष उठेलखिन, जिनका तोड़े ले राजा जनक संकल्प लेलखिन जे के वीर हैत हमरा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सर हिंदी 100 मार्क्स की परीक्षाएं होती हैं हिंदी में जी। तो 100 मार्क्स में सर कितने पार्ट्स हैं और खास करके ऑब्जेक्टिव का क्या अपना ये पैटर्न रहता है, ऑब्जेक्टिव को विद्यार्थी को कितना फोकस करना चाहिए, सब्जेक्टिव को लेकर के आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? हिंदी को लेकर के एक आम धारणा ये है कि हिंदी का कोई, हालांकि मेरा अपना मानना है हिंदी का विशेष महत्व है और अभी के समय में हिंदी को जिसने पकड़ा उसको हिंदी ने बना दिया। लेकिन ये जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ मोटिवेटर्स ऐसे होते हैं जिनका कहना रहता है कि हिंदी में कुछ नहीं बचा है और खास करके उन्हें यह भी कहा जाता है कि हिंदी में सिर्फ पास कर लो काम तुम्हारा हो जाएगा, उनके लिए सर कोई? नमस्कार, मैं नीतीश झा, स्वागत है आपका डेन न्यूज खबरें आप तक। डेन न्यूज की स्पेशल कवरेज परीक्षा पे चर्चा पे आज हमारा तीसरा एपिसोड है। तीसरे एपिसोड में हमारे बातचीत हिंदी के बेहतरीन शिक्षकों में से एक गोपेश कुमार से होने वाली है। गोपेश कुमार के बारे में मैं आपको बता दूं, नेट JRF क्वालिफाइड हैं, PhD स्कॉलर हैं। सर से हमारी बातें होंगी और आगामी 12वीं बिहार बोर्ड की जो परीक्षाएं होने वाली है उस पे इनकी क्या राय है, अंतिम समय में विद्यार्थी कैसे पढ़े, इसको लेकर विशेष बातचीत होने वाली है। सर सबसे पहले तो डेन न्यूज की ये खास पेशकश परीक्षा पे चर्चा जो
दूरगामी जो सुदूर बस्ती के जो बच्चे हैं उनके लिए शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले तो सर इस एपिसोड के बारे में सर आप क्या कहेंगे, और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे डेन न्यूज में। आप बच्चों के लिए यह बहुत ही सुंदर प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो दूर के बच्चे हैं उनको यह हम शिक्षकों के माध्यम से एक दिशा निर्देश प्राप्त होगा, ताकि वो कम समय में भी और बेहतरीन तैयारी कर सके। खास करके इस समय में जब समय बहुत कम होता है तो बच्चों में यह होती है कि भाई हमारा सिलेबस कैसे पूरा हो और हम कैसे अधिक से अधिक नंबर ला सकें, और उस घबराहट में उसे एक सही निर्देश नहीं मिलने के कारण अच्छे बच्चे भी बहुत अच्छा अंक नहीं ला पाते हैं, जिससे हमारी प्रतिभाओं का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। तो अब ये आपका एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। सर हिंदी 100 मार्क्स की परीक्षाएं होती हैं हिंदी में जी, तो 100 मार्क्स में सर कितने पार्ट्स हैं, और खास करके ऑब्जेक्टिव का क्या अपना ये पैटर्न रहता है, और ऑब्जेक्टिव को विद्यार्थी को कितना फोकस करना चाहिए, सब्जेक्टिव को लेकर के आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? सर 100 मार्क्स की जो परीक्षा होती है तो यह 2 खंडों में विभाजित है। एक 50 अंकों की ऑब्जेक्टिव है और 50 अंकों की सब्जेक्टिव है। तो 50 ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास 100 विकल्प होते हैं, यानी 100 प्रश्न होते हैं, और ये बहुवैकल्पिक प्रश्न है। 100 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको 50 प्रश्न को चुनना है और हर एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। अब इसके जो अंकों का विभाजन है तो यह देखा गया है कि पिछले वर्षों में मैं 18 की बात करूं, ठीक है, तो व्याकरण से 50 प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव कुल 50 थे, जिसमें से 30 प्रश्न व्याकरण से थे और 20 प्रश्न आपको पाठ्यपुस्तक से थे। फिर आगे जब क्रम बढ़ा उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास 60 ऑब्जेक्टिव हो गए, उसमें से 50 का जवाब देना था, तो 36 प्रश्न व्याकरण से आने लग गए। उसके फिर अगले साल हमारे यहां प्रश्नों की संख्या 100 कर दी गई, तब 60 प्रश्न व्याकरण से आने लग गए। पिछले 2 वर्षों में देखा गया है कि अब 100 ऑब्जेक्टिव में से 45 प्रश्न व्याकरण से आ रहे हैं और 55 प्रश्न गद्य पद्य से आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ बच्चों की एक मानसिकता होती है कि व्याकरण तो मैंने पहले पढ़ा ही है और गद्य पद्य को पढ़ लेंगे, आसानी से हम पार कर जाएंगे। यह उनको पीछे करने वाली मानसिकता है। यहाँ पे जब प्रश्नों को आप विश्लेषण करते हैं तब यह स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि पिछले वर्षों में, जैसे कि अगर 2 साल पहले 60 प्रश्न पूछा गया था, 60 प्रश्न व्याकरण से पूछे गए थे और 40 प्रश्न पुस्तक से पूछे गए थे, तो उसमें से 30 से 32 प्रश्न लेखक परिचय से आते हैं, जो बच्चे इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। अब लेखक परिचय को इग्नोर करने से एक पीछे का एक तात्पर्य यह भी है। लेखक परिचय मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? हाँ, जैसे कि पहला पाठ है बातचीत 12वीं की पुस्तक की, तो वह बातचीत पाठ हो गया और उसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। तो बालकृष्ण भट्ट की पूरी जीवनी दी गई है 1-1.5 पन्नों में। तो अब उसमें उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, उनके लेखन का काल कैसा कैसा रहा है, वो इस क्षेत्र में कैसे आए। तो इन क्षेत्रों से अब हर एक पाठ का, पहला पाठ बातचीत हो गया, दूसरा पाठ उठने कहा था, तो फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो उनके लेखक, उनका पूरा परिचय है। तो हमारे यहाँ 13 गद्य हैं, 13 पद्य हैं और 3 प्रतिपूर्ति हैं। तो 3 प्रतिपूर्ति यानी कि दूसरी भाषाओं से अनुदित कहानियां, एक फ्रेंच की है, एक रूसी भाषा की कहानी है और एक कांगो देश के एक लेखक है जिनकी कहानी है। तो अब क्या होता है कि भाई जो 29 पाठ हो गए, तो 29 पाठ के लेखक परिचय से अधिकाधिक प्रश्न आते हैं, यानी 100 प्रश्नों में 60 प्रश्न व्याकरण से और 30 प्रश्न लेखक परिचय से और 10 प्रश्न पाठ्य पुस्तक यानी कहानी कविता से। तो बच्चों को ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले व्याकरण पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद लेखक परिचय पर ध्यान देना चाहिए, और व्याकरण में को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2018 में जब हमारे 50 प्रश्न ही पूछे जाते थे, जिसमें 30 प्रश्न होते थे व्याकरण के, तो उस समय व्याकरण के 9-10 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते थे। आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब 100 मार्क्स का जो एग्जाम है इसमें ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण की मतलब एक अलग योगदान होता है। हाँ, और यहाँ पे जब से ऑप्शन की संख्या ज्यादा आ गई है, मैं वही कहना चाह रहा था कि अब जबकि 60 प्रश्न व्याकरण के होते हैं तो हमारे पास कुल 25 टॉपिक हो गए हैं,
तो बच्चों को इसका विश्लेषण करना चाहिए कि कहां से प्रश्न अधिक आते हैं। अब जैसे कि समास, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, उच्चारण स्थान, विपरीतार्थक शब्द, संधि विच्छेद, तो इन जगहों से प्रश्न अधिक आते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि इनकी तैयारी वो किसी भी पाठ्य पुस्तक से अच्छी तरह से वो कर लें, किसी भी व्याकरण की पुस्तक से, और क्वेश्चन बैंक को जरूर देखें। लेखक परिचय निश्चित तौर पर वो याद रखें, उनकी रचनाओं को, लेखक की रचनाओं को, उनके जन्म वर्षों को, उनके माता पिता के नाम को, ऑब्जेक्टिव के लिए यह पर्याप्त है। अच्छा, अगर सर लेखक परिचय पे वो खास फोकस करते हैं तो कितने मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना बढ़ जाती है? लेखक परिचय से 30 से 32 प्रश्न होते हैं। 30 से 32 प्रश्न? जी हाँ। 100 में? जी हाँ, 100 प्रश्न होते हैं जिसमें से 50 का जवाब देना है। अच्छा। यानी अगर लेखक परिचय बच्चा पूरा कर लेता है तो 30 प्रश्न वहां से बनाते हैं, तो बच्चे के लिए यह पूरा बहुत आसान हो जाता है कि 20-25 नंबर वो व्याकरण से चुन करके 50 प्रश्न आसान से चुन सकता है। सर, व्याकरण को लेकर के, हिंदी व्याकरण को लेकर के क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए? समय कम है, समय से मुश्किल से 25 से 26 दिन बचे हुए हैं। सर, यहाँ पे व्याकरण में आपको परिभाषा लिखनी नहीं है, सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो व्याकरण में आप चीजों को समझने पर ध्यान दें। अब जैसे समास के प्रश्न हैं, तो समास के जो भेद हैं, अव्ययी भाव समास हो, द्वंद्व समास हो, द्विगु समास हो, कर्मधारय हो, तो सबके बीच में क्या विभेद है, क्या अंतर है, ठीक है, उसको समझ करके उसका ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करें। संधि विच्छेद है, उसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। और जो समानार्थी शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं, तो इन सब अब ये इसका एक बहुत बड़ा विस्तृत दायरा होता है। तो बस चीजों को देखते चलें, रटने पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दें, व्याकरण को समझने का प्रयास करें। क्योंकि आपके पास 100 प्रश्न है, तो व्याकरण के जो प्रमुख तथ्य सब जो हैं, जिसको आप जहां से ऑब्जेक्टिव निकलता है उसको देखें, और लेखक परिचय को। खास टॉपिक सर व्याकरण में जैसे समास, संधि विच्छेद, कारक, उच्चारण, वर्णों के उच्चारण स्थान, फिर मुहावरा, जहां से अधिकाधिक प्रश्न आते हैं। अच्छा, ये तो सर व्याकरण की को लेकर के बातें हो गई। आपने हिंदी परिचय, लेखक परिचय पे भी आपने बातें की। इस दोनों के अलावा कोई कहानी, जो कि टोटल 3 पार्ट्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, जी, तो तीसरा? सर, यहाँ पे जो गद्य है, गद्य पद्य, तो चूंकि हम लोग परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, तो परीक्षा के पैटर्न में जो सबसे बड़ी बात है कि व्याकरण के अलावे जो सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, तो उसका जो प्रारूप है उसमें लघुत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, संक्षेपण है। लघुत्तरीय मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? जी नहीं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसका जवाब 50 से 60 शब्दों में देना होता है, ठीक है। तो लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, 100 प्रसंग व्याख्या, ये हो गए पुस्तक के पाठ। और उसके बाद संक्षेपण, पत्र लेखन और निबंध, ठीक है। तो आप पुस्तक के पाठ की बात कर रहे थे, तो उसमें बच्चों को यह चयन कर लेना चाहिए कि उनका गद्य पोर्शन अच्छा है या पद्य पोर्शन अच्छा है। मैं बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं कि जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में उनके पास 6 प्रश्न होते हैं जवाब देने के लिए, जिसमें से उनको 3 का चयन करना है। अब वह 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न गद्य भाग से होते हैं और 3 प्रश्न पद्य भाग से होते हैं। तो 6 प्रश्नों में मात्र 3 का जवाब देना है। तो जिन बच्चों को गद्य में ज्यादा रुचि है या जिन बच्चों को पद्य में ज्यादा रुचि है, तो कम से कम उस भाग को, पूरे गद्य को या पूरे पद्य को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो इससे क्या होगा कि उनके कोई भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। दूसरे भाग को आप इस तरह से पढ़ें कि अगर आपका किसी प्रश्न के बनने की गुंजाइश थोड़ी सी कम भी हो रही है, तो आपका दूसरा वाला भाग जो है सो आपका सपोर्ट करते हैं। जहां तक पद्य भाग की बात है, तो उसमें से अभी इस बार के लिए करबक, कविता उषा, कविता अधिनायक, कविता जनजन का चेहरा एक, और तुलसीदास जी के पद, यह कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको बच्चे को पढ़ लेना चाहिए। गद्य भाग में कहानी उसने कहा था, अर्धनारीश्वर, शिक्षा जो कि जय कृष्णमूर्ति की है, जूठन, यह सब कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जो बच्चे को परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ ही लेना चाहिए।
सर हिंदी को लेकर के एक आम धारणा ये है कि हिंदी का कोई, हालांकि मेरा अपना मानना है हिंदी का विशेष महत्व है और अभी के समय में हिंदी को जिसने पकड़ा उसको हिंदी ने बना दिया। लेकिन ये जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ मोटिवेटर्स ऐसे होते हैं जिनका कहना रहता है कि हिंदी में कुछ नहीं बचा है और खास करके उन्हें ये भी कहा जाता है कि हिंदी में सिर्फ पास कर लो काम तुम्हारा हो जाएगा, उनके लिए सर कोई? देखिए सर, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि जो भी बच्चे आते हैं इंटरमीडिएट के जो भी परीक्षार्थी हैं, तो सबसे पहली बात जो उसको आश्वस्त करने वाली होती है कि हिंदी में फेल होने का कोई डर नहीं है। ठीक है, चाहे वो बच्चे साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो। साइंस के बच्चे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर उनका फोकस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर फोकस होता है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 70 नंबर का थ्योरी पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में 70-70 का है, ये 210 नंबर कंटेन करता है। 90 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर है, ये 300 हो गया। अब प्रैक्टिकल को हटा दे तो 210 नंबर थ्योरी पेपर, और इधर 2 लैंग्वेज पेपर बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चे अपने सुविधा के अनुसार हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी, उर्दू और भी अन्य भाषाओं का चुनाव करते हैं। तो 2 पेपर जो 200 नंबर का है और उधर जो उनका कोड पेपर है, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के दृष्टिकोण से मात्र 210 नंबर और इधर 200 नंबर, प्रैक्टिकल को मैं अलग रखता हूं। तो मोटा मोटी साइंस के बच्चे पूरे 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना उसके पीछे रगड़ते हैं, लेकिन लैंग्वेज के पेपर बच्चे ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसके मन में ये डर ही नहीं होता है कि लैंग्वेज में हम फेल हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चे भी होते हैं लैंग्वेज में नगण्य बच्चे, हिंदी के अंग्रेजी में बच्चे फेल होते हैं, इसलिए उसको डर भी होता है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि मैट्रिकुलेशन में जो बिहार बोर्ड के बच्चे, वहां तक अंग्रेजी कंपलसरी ही नहीं है, तो अंग्रेजी कंपलसरी तो बच्चे पढ़ते नहीं है। तो कुछ बच्चे जिनको डर होता है कि नहीं अंग्रेजी में हम फेल हो भी सकते हैं, तो वो अंग्रेजी पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी के नाम पर जो सबसे बड़ी बात है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। यहाँ पे जैसे कोई घर है और घर में माता जिस तरह से पूरे घर को संभालती है, वो बैकबोन की तरह है जो दिखती नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी भी उसी तरह से, यह संस्कारित करती है हमें, यह हमको जीना सिखाती है। बच्चे समझते हैं कि यार ये वही कविता तो है, वही कहानी तो है, लेकिन इस वही का मतलब उसको पता नहीं होता है कि वही मतलब क्या है। आप 12वीं के बच्चे हैं या आप 10वीं के बच्चे हैं, तो यह आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए उस अनुकूल पाठ्यक्रम में, आपके पाठ्यक्रम में कहानी या कविता को दिया गया है। सर हिंदी पे कितना समय देना चाहिए? सभी विषय को चूंकि परीक्षा के समय देना है, तो फिर भी अगर अंतिम समय में 1 से 1.5 घंटा हिंदी को दे तो हम काफी अच्छा नंबर। अंतिम संदेश सर क्या रहेगा विद्यार्थियों को 12वीं को लेकर? यहाँ पे ऐसी बातें जो हर एक स्ट्रीम वाले के लिए फायदेमंद हो, वो आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफवाहें होती है जिससे बच्चे अभी अनजान होते हैं। एग्जाम के समय में उन्हें पता रहता है कि फलाने भैया आएंगे 10 क्वेश्चन बता देंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बच्चे को चाहिए कि वो एक बार कम से कम सारी कहानियों को पढ़ लें। अब जैसे कि अभी आपके पास 26 पार्ट हैं, तो 26 से अधिक दिन बचे हुए हैं। आप आज से निर्णय ले लें कि हमको आज एक पाठ पर, आपको समझ में आए नहीं आए उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना है, लेकिन कम से कम आप रूटीन बना लें कि हमको एक एक पाठ पढ़ लेना है। इस तरह से हो जाए तो आधे घंटे आपको पाठ पढ़ने में लग जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप सभी लघुत्तरीय प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाएंगे। उसके बाद जो भी बच्चे कविता पढ़ रहे हैं उसका भावार्थ अपने शब्दों में तैयार कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि गद्य और पद्य के अलावा हमारे जो पाठ में लिखित परीक्षा में निबंध और संक्षेपण और पत्र लेखन भी पूछे जाते हैं, जिसके लिए बच्चे यह समझते हैं कि यह तो पढ़ने की कोई चीज ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो, आप पत्र लेखन की शैली देख लें कि पत्र लेखन में का फॉर्मेट देख लें कि किन किन जगहों पर क्या क्या लिखना है। यह ऐसा चीज है कि जहां पे आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और फिर आवेदन पत्र का फॉर्मेट समझ ले। निबंध, अब निबंध में प्रमुख तौर पे बच्चा समझता है कि भाई हमारे पास जो टॉपिक आएगा तो टॉपिक को एक बार हम पढ़ लेंगे, जो हमको सरल लगेगा उस पर हम लिखना शुरू कर देंगे। होता भी यही है, लेकिन शुरू कहां से करें बच्चे को ये पता नहीं होता।
परिणाम ये होता है कि वो आधा पन्ना लिखते हैं और उसके बाद उसके बाद सोचने लगते हैं, बार बार देखते हैं, उनको लगता है कि मैंने पूरा तो लिख ही दिया है। तो यह इसलिए ऐसा होता है कि उन्होंने अभ्यास नहीं किया है। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण तौर पे बता रहा हूं कि अगर आप किसी को निबंध पर्व त्योहार पर लिखना निबंध, तो हमारे यहाँ दीपावली है, छठ है, दुर्गा पूजा है, होली है, तो आप सबसे पहले एक भूमिका बनाएं। और भूमिका का मतलब यह समझे कि उस पर्व, जैसे दीपावली पर लिखें तो दीपावली क्या है, अपने आप से एक प्रश्न उठाएं और दीपावली क्या है, आपको जो भी आंसर उत्तर सूझ रहा है वो दो तीन पंक्तियों में लिख दे, वो इसकी भूमिका हो गई। ठीक है, जितने भी पर्व त्योहार है उसके पीछे कोई ना कोई पौराणिक कहानी है। दीपावली है तो दीपावली के पीछे जो पौराणिक कहानी है रामचंद्र जी के, अब आपके पास बहुत आइडिया है तो आप उसको ज्यादा कर सकते हो, कम आइडिया है तो कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यह किस प्रकार मनाया जाता है, अगर कोई उसका एक पैराग्राफ हो जाएगा। अगर उस पर्व में कुछ सावधानियां बरतनी है, जैसे पटाखे कैसे जलाना है, शोर नहीं करना है, इन सब चीजों के बारे में, तो उसको जब उसके बारे में लिखेंगे तो 3-4 पंक्तियां वो आ जाएंगे। उसके बाद उपसंहार कि आप अपने स्तर से इस प्रश्न को लेख को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से निबंध को भी देखें। आप तो पूछ रहे थे संदेश के बारे में, मैं प्रश्न को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया। तो ये निबंध जो छूट रहा था, तो यह एक ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष है जहां पे निबंध पर बच्चे तैयारी ही नहीं करते हैं, वो सीधा देखते हैं कि 5-6 प्रश्न आएगा, उसमें से एक चुनेंगे। वस्तुतः क्या है कि आप पहले तैयारी के साथ जाते हैं तो आपके दिमाग में होता है कि कैसे लिखना है। अब देखिए कोई सामाजिक समस्या पर निबंध आ जाती है, जैसे कि बाल मजदूरी, तो सबसे पहले भूमिका, प्रश्न उठाइए खुद से कि बाल मजदूरी क्या है। ठीक है, उसके बाद उस समस्या का स्वरूप, अभी बाल मजदूरी का स्वरूप क्या है, कैसे कैसे आप देखते हैं, उसका एक पैराग्राफ लिख दीजिए। फिर आप आइए कि इस बाल मजदूरी का कारण क्या है, कारण पे चर्चा कीजिए। जब आप कारण पे चर्चा कर रहे हैं तो फिर और भटकिए मत। फिर उसके बाद आप आ जाइए परिणाम पे आ जाइए। ठीक है, कि यह जो परिणत कैसे हुआ इस अवस्था तक। उसके बाद फिर आप आ जाइए निवारण पे कि क्या इसका उपाय है। तो देखने जो सामने आपका कॉपी जो चेक करेगा उस पर भी एक अच्छा इंपैक्ट बनता है और आपकी जो एक सुव्यवस्थित सोच है वो उसके सामने झलकता है और आप अच्छे मूल्यांकित होते हैं। निबंध कितने मार्क्स का आता है? निबंध 8 नंबर का होता है। ये हमारा तीसरा एपिसोड था और इस तीसरे एपिसोड में हमारे साथ हिंदी के जाने माने शिक्षक गोपेश कुमार सर थे। विशेष अपने सहयोगी के साथ मैं नीतीश शाह मधुबनी से। देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।